इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि पूर्णांकों के भागफल पर आधारित है। तो पूर्णांकों के बारे में आप जानते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स एंड शून्य यानी जीरो। जब शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमें भागफल शून्य प्राप्त होता है, और जब शून्य का भाग किसी संख्या में देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में भाग देते समय हमें अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कभी हमें धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक में भाग देना होगा, तो कभी ऋणात्मक से धनात्मक को, या धनात्मक से ऋणात्मक को, या ऋणात्मक से ऋणात्मक पूर्णांक को भाग देना पड़ेगा। तो इसके लिए इनके नियमों को जानना आवश्यक है। चलिए हम पूर्णांकों के भाग के नियमों की जानकारी लेते हैं। तो जो पहला नियम है वह इस प्रकार है, समान प्रकार के शून्येतर पूर्णांकों का भागफल धनात्मक होता है। हमने एक उदाहरण लिया है, ऋण 10 में हमने भाग देना है ऋण 5 का। तो ऋण 10 और ऋण 5 दोनों समान प्रकार के पूर्णांक अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो इनका जो भागफल आएगा वह धनात्मक होगा। अब हम जिस प्रकार आप होल नंबर्स का भाग देते हैं उसी प्रकार यहाँ भी भाग करेंगे। 5 का भाग 10 में देंगे, जो कि 2 बार जाएगा। और इसी प्रकार धन 20 में धन 4 का भाग देना है। धन और धन समान प्रकार के पूर्णांक हैं, तो इनका जो भागफल आएगा वह धनात्मक होगा। और 4 का भाग जब हम 20 में देंगे तो यह 5 बार जाएगा। और जो दूसरा नियम है वह इस प्रकार है, विपरीत प्रकार के शून्येतर पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक होता है। अब विपरीत प्रकार में धनात्मक और ऋणात्मक या ऋणात्मक और धनात्मक। तो पहला उदाहरण हमने लिया है, ऋण 10 में हमने भाग देना है धन 2 का। तो यह विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो इनका जो भागफल आएगा वह ऋणात्मक होगा। अब हम 2 का भाग 10 में देंगे तो यह 5 बार जाएगा। तो ऋण 10 में धन 2 का भाग देने पर यह ऋण 5 आएगा। इसी प्रकार धन 10 में हम ऋण 2 का भाग दे रहे हैं, तो ये विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो इनका भागफल ऋणात्मक होगा। और 2 का भाग हम 10 में देंगे तो यह 5 बार जाएगा। तो आशा है आप पूर्णांकों के भाग के नियम को समझ चुके होंगे। तो इन नियमों को समझने के बाद अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपने प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो पहला जो भाग है वह है ऋण 30 भाग 10, -30 को आपने 10 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 30 में आप 10 से भाग करेंगे, जो कि 3 बार जाएगा। अब आता है इसका चिन्ह क्या होगा। तो हम देखेंगे समान प्रकार के पूर्णांक हैं या विपरीत प्रकार के हैं। तो ऋण 30 और धन 10 विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो इनका जो भागफल आएगा वह ऋणात्मक होगा। यदि ये समान प्रकार के होते तो भागफल धनात्मक होता। B 50 को आपने डिवाइड करना है -5 से। ये भी विपरीत प्रकार के पूर्णांक है, 50 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो इनका जो भागफल आएगा वह ऋणात्मक होगा, क्योंकि विपरीत प्रकार के पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक होता है। अब 5 से हम 50 को भाग देंगे तो यह 10 बार जाएगा, तो इसका उत्तर ऋण 10 होगा। और C है -36 को आपने -9 से डिवाइड करना है। तो ये दोनों समान प्रकार के पूर्णांक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए इसका जो भागफल आएगा वह पॉजिटिव होगा। और 9 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो यह 4 टाइम डिवाइड होगा, तो इसका आंसर +4 यानी 4 होगा। D -49 को आपने डिवाइड करना है +49 से। तो चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि ये विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं। और 49 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। E 13 को आपने डिवाइड करना है -2 + 1 से। तो बोध मास का नियम आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यह हो जाएगा 13 और ब्रैकेट में -2 + 1। तो विपरीत प्रकार के पूर्णांक जो होते हैं चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है। तो -2 + 1 का जो रिजल्ट आएगा वह -1 होगा। अब +13 को हमने -1 से डिवाइड करना है, चिन्ह विपरीत है दोनों के, तो भागफल ऋणात्मक होगा। और
और 1 का भाग हम 13 में देंगे तो यह 13 बार जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -13। तो f जो है आपने 0 को डिवाइड करना है -12 से। तो जब हम 0 को किसी भी पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 0 प्राप्त होता है। g -31 को आपने डिवाइड करना है -30 प्लस -1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यह रहेगा -31 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर देखिए -30 और यहाँ पर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा 1, तो यह बराबर हो जाएगा -31। अब देखिए -30 और -1 समान प्रकार के पूर्णांक जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है। तो -30 और -1 को हम ऐड करेंगे तो यह -31 हो जाएगा। अब -31 एंड -31 चिन्ह दोनों के समान है तो भागफल धनात्मक प्राप्त होगा। तो 31 में 31 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो +1 यानी 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। h -36 को आपने डिवाइड करना है 12 से, फिर जो आएगा उसको आपने 3 से डिवाइड करना है। तो -36 और +12 विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो इनका जो भागफल प्राप्त होगा वह नेगेटिव होगा। और 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। और अब हमें इसे डिवाइड करना है 3 से। -3 और 3 दोनों विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो आंसर नेगेटिव प्राप्त होगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -1। 5 आपको विद इन ब्रैकेट दिया गया है -6 + 5, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे माइनस और प्लस करते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -1। और दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया गया है -2 + 1, तो ये भी विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, ये भी घटेंगे। चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक अर्थात ऋणात्मक मान अधिक है तो ऋण रहेगा, 2 में 1 कम करेंगे 1। अब -1 को आपने -1 से भाग देना है, तो माइनस और माइनस समान प्रकार के पूर्णांक हैं, तो इनका भागफल हमें धनात्मक प्राप्त होगा। तो यदि हम धन चिन्ह न भी लगाएं तो धनात्मक ही माना जाता है। तो 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b and c। a, b और c के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागा b plus c बराबर नहीं है a भाग b धन a भाग c को सत्यापित कीजिए। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, a बराबर आपको दिया है 12, b बराबर -4, c बराबर 2। तो इस प्रश्न का जो लेफ्ट साइड है वह है a भाग b + c। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे a भाग b + c। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो a के स्थान पर हमने 12 रखना है और b के स्थान पर हमने -4 रखना है और c के स्थान पर हमें 2 रखना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 12 और -4 + 2, तो 4 में 2 कम करेंगे 2, ऋणात्मक मान अधिक है तो -2। अब +12 एंड -2 विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो भागफल ऋणात्मक आएगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे 12 को तो यह -6 प्राप्त होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें प्राप्त हो गया है -6। अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड में है a भाग b और a भाग c। तो a का मान हमें 12 रखना है और b के स्थान पर हमें -4 रखना है और a के स्थान पर 12 भाग c के स्थान पर 2। तो 12 में -4 का भाग देंगे तो ये विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो ऋणात्मक इसका भागफल आएगा। 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस इसी प्रकार 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 6। तो -3 + 6 विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो ये घटेंगे, तो 6 में 3 कम करेंगे 3। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का मान -6 है और राइट हैंड साइड का मान 3 आ चुका है, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर नहीं है RHS। तो यही हमें वेरीफाई करना था। प्रश्न का दूसरा भाग है, a का मान आपने -10 रखना है, b का मान 1 रखना है और c का मान 1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a भाग b + c। तो a के स्थान पर हम -10 लिखेंगे और b के स्थान पर 1 लिखेंगे, c के स्थान पर भी 1 लिखेंगे। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 धन 1 यानी 2। 2 से -10 को डिवाइड करेंगे तो विपरीत प्रकार के पूर्णांक हैं, तो भागफल ऋणात्मक होगा। 2 से 10 को डिवाइड करने पर 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें -5 प्राप्त होगा।
अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, a भाग b धन a भाग c। तो a के स्थान पर हमने -10 रखना है, b के स्थान पर 1 रखना है, तो a के स्थान पर -10 और c के स्थान पर 1। तो -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यह -10 आएगा, -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यह भी -10 प्राप्त होगा। अब माइनस और माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है, तो यह आ जाएगा -20। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आया -5 और राइट हैंड साइड का मान आ चुका है -20, जो कि बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, यही हमें वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। माना कि हमें 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो सामान्य तौर पर हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अब हम इसी उदाहरण को अपने प्रश्न से जोड़ते हैं। यदि हमारे पास लिखा हो 10 में किसका भाग दें, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हो आपको और यहाँ 5 लिखा हो, तो 10 में किसका भाग दें कि 5 प्राप्त होगा, तो आप क्या करेंगे 5 से 10 को डिवाइड कर लेंगे, जो कि 2 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार यदि हमें दिया हो कौन सी संख्या को 2 से डिवाइड करें कि 5 हो जाए, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 10 आएगा। तो यदि आप इन दो स्थितियों को समझ चुके हैं तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का पहला भाग है 369 को किससे डिवाइड करें कि हमें 369 प्राप्त हो जाए। 369 से 369 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 प्राप्त हो जाए, हम क्या करेंगे -75 को -1 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, और 1 से 75 को डिवाइड करेंगे तो यह 75 अर्थात +75 यहाँ पर आएगा। C -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 प्राप्त हो जाए, तो 1 का भाग हम -206 में दे देंगे, तो -206 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो जो भागफल आएगा वह नेगेटिव आएगा, और 1 से 206 को डिवाइड करेंगे तो 206 ही आएगा। रिक्त स्थान में -206 होगा। और D -87 को किससे डिवाइड करें कि 87 प्राप्त हो जाए, तो हम 87 से -87 को डिवाइड करेंगे तो ऋण और धन चिन्ह आएगा ऋण, 87 का भाग 87 में 1 टाइम, तो यहाँ पर -1 होगा। अब प्रश्न का जो 5वां भाग है वह उदाहरण में जो आपको मैंने दूसरी स्थिति बताई थी, यह प्रश्न उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम 1 और -87 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस 87 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 ही होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -87। इसी प्रकार F कौन सी संख्या में 48 का भाग दें कि वह -1 प्राप्त हो जाए, तो -1 और 48 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा -48। G यह प्रश्न पहली स्थिति पर आधारित है, तो -2 से 20 को डिवाइड करेंगे जो कि -10 प्राप्त होगा। और H यह दूसरी स्थिति पर आधारित है, 4 एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 जा 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b equals to -3. One such pair is 6 -2 because 6 divided by 2 is equals to -3. 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a b लिखिए ताकि a भाग b बराबर ऋण 3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और ऋण 2 है, क्योंकि 6 में ऋण 2 का भाग देते हैं तो यह ऋण 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के आप अपरिमित रूप से अनेक उदाहरण दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 3 एंड -1, क्योंकि 3 को हम -1 से डिवाइड करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं -3 एंड 1, इसका भागफल भी -3 होगा। तीसरा हम ले लेते हैं, अब इन्हीं का आप 2 गुना कर लीजिए दोनों का, -6 एंड 2, फिर इसी का 2 गुना कर लीजिए -12 एंड 4। अब ऋण 3 और 1 का 3 गुना कर लीजिए तो यह हमें प्राप्त होगा ऋण 9
और 3। तो इस प्रकार से हम असंख्य उदाहरण इसके लिख सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि जो आंसर आपका आया हो वो आपके बुक के आंसर शीट से टैली करे। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर एट 20 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो आपको 2 प्रश्न इसी में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे अर्थात ऋण 8 होगा, और आधी रात यानी ठीक रात के 12 बजे तापमान क्या होगा? तो आपको दोपहर यानी दिन के 12 बजे का तापमान दिया है 0 से 10 डिग्री ऊपर अर्थात +10, और आपसे पूछा गया है कि तापमान ऋण 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, यानी दिया गया अंतिम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया है +10 और फाइनल टेम्परेचर आपको दिया है -8। तो अब हम देखते हैं कि तापमान में कमी कितनी हो रही है। तो तापमान में कमी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंतिम तापमान में से प्रारंभिक तापमान को लेस कर लेंगे, तो यह हो जाएगा -8 माइनस +10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -8 माइनस इंटू प्लस, ऋण और धन को गुणा करते हैं तो ऋण होता है 10। तो -8 माइनस 10 दोनों समान प्रकार के पूर्णांक हैं, तो समान प्रकार के पूर्णांक को जोड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है। तो -8 और -10 बराबर आ जाएगा -18। अब देखिए आपको दिया है जो तापमान है उसके कम होने की दर 0 से 2 डिग्री नीचे अर्थात ऋण 2 डिग्री सेल्सियस जो कमी होती है वह 1 घंटे में होती है। तापमान जो है 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसको हम गणित की भाषा में कह सकते हैं ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस कम कितने घंटे में होगा? 1/-2 घंटे में होगा। तापमान में कमी आई है -18, तो -18 डिग्री कम होने में कितना समय लगेगा? तो हम लिखेंगे तापमान में -18 डिग्री सेल्सियस कमी होगी बराबर, अब 1 डिग्री सेल्सियस की जो कमी हो रही है उसको हम -18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -18 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/-2 से, तो -18 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -18 और नीचे आ जाएगा -2। अब माइनस और माइनस समान प्रकार के पूर्णांक हैं तो भागफल धनात्मक होगा। 2 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 9, तो यह आएगा 9 घंटे बाद यानी रात के 9 बजे। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 9 PM। दूसरा आपसे पूछा गया है कि रात के 12 बजे यानी मध्य रात्रि को तापमान क्या होगा? तो दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक कुल कितना समय होगा उसको हम कैलकुलेट करें तो वह होगा 12 घंटे। दिन के 12 से रात के 12 तक के समय को आप काउंट करेंगे तो वह 12 घंटे होगा। अब आप जानते हैं कि 1 घंटे में जो तापमान में कमी आ रही है वह ऋण 2 डिग्री सेल्सियस है, तो 12 घंटे में कितनी कमी हो जाएगी? तो जो 1 घंटे में कमी है उसको हम 12 से गुणा कर लेंगे, तो ऋण 2 गुणा 12 अर्थात माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे -12 2 24। तो रात्रि के 12 बजे तक जो टेम्परेचर में कमी आ जाएगी वह -24 डिग्री सेल्सियस होगी। दिन के 12 बजे जो तापमान था वह था 10 डिग्री सेल्सियस और रात्रि के 12 बजे तक टेम्परेचर में कमी आ चुकी है -24, तो रात्रि 12 बजे का तापमान हो जाएगा 10 - 24, यानी प्लस और माइनस घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है तो संख्यात्मक मान माइनस का अधिक है, तो यह आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no mark for not attempting any question. First, Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Second, Mohini scores -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has the
C attempted incorrectly। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। पहला आपसे पूछा गया है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। दूसरा आपसे पूछा गया है, मोहिनी टेस्ट में ऋण 5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। एक सही उत्तर के लिए अंक धन 3 और एक गलत उत्तर के लिए अंक ऋण 2, यानी 2 अंकों की कटौती की जाती है। राधिका के कुल कितने अंक थे? 20 अंक थे उसके और उसने 12 सही उत्तर लिखे थे। अब एक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं तो 12 सही उत्तर पर कितने अंक हो जाएंगे? 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जार 36। तो राधिका के कितने अंक होने चाहिए थे? 36, बट उसे 20 ही प्राप्त हुए। क्यों हुए? क्योंकि उसने कुछ प्रश्न क्या कर दिए? गलत हल कर दिए। अब हम देखेंगे उसके अंकों में कटौती कितनी हुई। मिले हैं उसको 20, मिलने चाहिए थे 36, तो हम क्या करेंगे? 20 में से 36 लेस करेंगे। धन और ऋण घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो संख्यात्मक मान ऋण का अधिक है तो ऋण रहेगा और 36 में से हम 20 कम करेंगे तो 16। तो कितने अंकों की कटौती होगी उसके? -16। अब एक गलत उत्तर का अंकों में 2 की कटौती होती है, यानी -2 हो जाते हैं। उसके कुल -16 अंक कटे हैं, तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -16 में -2 का भाग दे देंगे, तो माइनस और माइनस डिवाइड होगा तो प्लस बन जाएगा। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8। उसने कितने प्रश्न गलत किए थे? 8 प्रश्न राधिका ने गलत हल किए थे, तब उसके 16 अंक कम हुए। इसी प्रकार आपको दूसरा दिया गया है, मोहिनी के कुल अंक ऋण 5 जबकि उसने सही उत्तर कितने लिखे थे? 7। एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तो 7 सही उत्तर पर उसे कितने मिलने चाहिए थे? 21 मार्क्स उसे मिलने चाहिए थे, बट मिले कितने? -5। तो अब हम देखेंगे कि उसके अंकों में कितनी कटौती हुई। तो अंकों में कटौती के लिए हम जितने प्राप्त किए उसमें से जितने मिलने चाहिए थे उसको लेस करेंगे। -5 में से -21 को लेस करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है, तो यह आ जाएगा -26। अब उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत लिखा था उसकी संख्या निकालने के लिए हम -26 को -2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक गलत उत्तर पर -2 अंक कम हो रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो मोहिनी ने 13 प्रश्न गलत हल किए थे, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो ऋण 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो जो उत्थापक है वह भूमि से 10 मीटर ऊपर है। मान लिया O पर भूमि है तो वह भूमि से 10 मीटर ऊपर है, I पर है। अब उसे I से नीचे को जाना है जमीन से 350 मीटर नीचे, तो नीचे की दूरी को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इसी प्रकार जब उत्थापक I से नीचे को आएगा तो उसे -10 मीटर नीचे को आना होगा और उसके बाद O से -350 और उसे नीचे जाना होगा। तो उत्थापक द्वारा कुल तय दूरी आ जाएगी -10 प्लस -350। एलिवेटर की प्रारंभिक स्थिति है 10 मीटर ऊपर और अंतिम स्थिति है -350। उत्थापक द्वारा तय दूरी और 10 मीटर की उसे क्या करना है? नीचे को आना है, तो -10 प्लस -350। अब -10 तो वैसे रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यह 350। समान प्रकार के पूर्णांक जुड़ते हैं, चिन्ह वही रहता है, तो -10 और -350 ऐड होगा तो यह बन जाएगा -360 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि ऋण 360 मीटर दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो इसके लिए आपको दिया गया है उत्थापक जो है 1 मिनट में 6 मीटर नीचे की ओर जाता है।
6 मीटर नीचे की ओर मीन्स गणित की भाषा में हम इसे ऋण 6 मीटर कहेंगे। अब ऋण 6 मीटर वह दूरी तय करता है 1 मिनट में और उसे दूरी तय करनी है ऋण 360। ऋण 360 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऋण 360 को डिवाइड कर लेंगे ऋण 6 से। तो समान प्रकार के पूर्णांक हैं तो चिन्ह धन आएगा। 6 से हम 360 में भाग देंगे तो यह आ जाएगा 60 यानी 60 क्या आएगा, मिनट। तो 60 मिनट को हम 1 घंटा भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 मिनट और 1 आवर।